और सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। माधव आनंद जी, मैं चाहूँगी अब आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। मैं तीखी भी जोड़ देती हूँ अगर आप चाहें तो। देखिए, आदरणीय सुशील मोदी जी कितने क्लोज रहे आदरणीय नीतीश कुमार जी के, वो सबको पता है। और यही सुशील मोदी जी नीतीश जी के लिए क्या क्या अच्छे शब्दों का भी एक्सटेंड करने का काम किया। आज स्वाभाविक है, आज हम लोग का गठबंधन किसी दूसरे दल के साथ है, इनके साथ हम लोगों ने गठबंधन तोड़ा है, तो इनसे हम लोग आशा भी बहुत ज्यादा नहीं रख सकते हैं कि भाई विपक्षी एकजुटता का जो मुहिम हम लोगों ने चलाया है, जो बीड़ा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उठाया है, उसका वो समर्थन करेंगे। और देखिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष जो है सो मजबूत हो, और विपक्ष मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। और इसमें चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या आदरणीय नीतीश कुमार जी की भूमिका हो, अगर जनता से लगातार संवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, नहीं तो एक सेकंड माधव आनंद जी, तो आप 2024 में तैयारी क्या मजबूत विपक्ष की कर रहे हैं? देखिए, जब विपक्ष मजबूत होगा तभी तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे ना। हम लोग का किससे विचारधारा की लड़ाई है, बीजेपी के साथ हम लोग की लड़ाई है। तो बीजेपी को अगर टक्कर देनी है तो स्वाभाविक है तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा, और इसी मुहिम में आदरणीय नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं। और आप भी रूबिका जी, आप भी इसी देश के निवासी हैं, आप भी चाहती होंगी कि जैसे विपक्ष जो है सो मजबूत हो। विपक्ष मजबूत होगा तभी लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। और आज देश में जितनी समस्याएं, नहीं, सही कह रहे हैं आप, डेमोक्रेसी में विपक्ष को मजबूत होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर मजबूती तो नीतीश कुमार को अपनी चाहिए, राहुल गांधी को अपनी चाहिए, ममता बनर्जी को अपनी चाहिए, केसीआर चाहते हैं मैं मजबूत हो जाऊं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबको अपनी अपनी मजबूती चाहिए। यहाँ विपक्ष एकजुट तो हो जाएगा, लेकिन उसमें कहेगा मैं सबसे मजबूत तो मैं तुम्हारा लीडर। इससे कौन पार पा पाएगा? शुभ्रास्ता जी, पूरा खेल तो यहाँ आकर रुक जाएगा ना। बनने जा रहा हूँ, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो हमेशा खंडन किया कि मैं प्रधानमंत्री के रेस में नहीं। क्या ममता बनर्जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का चेहरा हूं, या क्या अखिलेश जी ने कहा? किसी ने नहीं कहा, ये सब आप लोग बता रहे हैं। नहीं माधव आनंद जी, देखिए मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के साथ बड़ा उठना बैठना है, और ये खेल तो मैं भी समझती हूँ। कभी कोई ये बात कहता है माधव आनंद जी, आप कहेंगे कि मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनना है, पर मन में तो आपके भी लड्डू फूटेगा ही ना। आप भी चाहेंगे ना कि मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनना है। सापरा साहब कभी कह पाएंगे कि मैं चाहता हूं एक दिन उस अध्यक्ष पद की कुर्सी पे मैं बिराजूं? वो कहेंगे थोड़ी, वो अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश बाबू आपको आगे बढ़ाएंगे, तो आप कहेंगे मेरा नेता कैसा हो, नीतीश बाबू जैसा हो, मेरा पीएम कैसा हो, नीतीश बाबू जैसा हो। ये तो हम भी समझते राजनीति का खेल। अब शुभ्रास्ता जी को बात रखने दीजिए, माधव आनंद जी, फिर मैं आऊंगी आपके पास। शुभ्रास्ता जी। रूबिका जी, पिछले कुछ दिनों में जो ये बात चल रही है विपक्षी एकता की, इसको सुन करके ऐसा लगता है जैसे देश में जो विपक्ष है वो बिल्कुल साधुत्व की ओर बढ़ चुका है, संतत्व की प्राप्ति हो चुकी है। इन लोगों को एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज डिसबैंड कर देनी चाहिए अपनी, और एक एनजीओ खोल देना चाहिए। और उस एनजीओ का चूंकि घोषित कोई गोल भी नहीं है, नरेंद्र मोदी को हराने के अलावा इनकी अपनी कोई स्वतंत्र विचारधारा तो है नहीं। ये एक विचारधारा के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन इनकी विचारधारा क्या है ये क्लियर भी नहीं है। तो मुझे लगता है देश का बहुत भला होगा अगर ये सारे साधु संत एक साथ चले आएं और कहें कि हमें देश का, समाज का भला करना है। क्योंकि कोई प्रधानमंत्री बनना नहीं चाह रहा। इतने भोले लोग हैं ये कि राजनीति में 40-40 साल, 50-50 साल राजनीति करने के बाद भी इनको कोई लालसा नहीं है पद की। ना तो इन्होंने पद के लिए, बिहार में जो भी ड्रामा हुआ, ना तो पद के लिए ड्रामा हुआ। तो ऐसे साधु संतों को पा करके तो देश की जनता धन्य हो चुकी है। ऐसा विपक्ष कभी देखा ही नहीं हमने कि जिसमें कोई प्रधानमंत्री बनने की रेस में है ही नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी को सब हराना चाहते हैं। किस पॉइंट पे हराना चाहते हैं, क्यों विरोध है उनका, इस बात को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। चलिए वो भी हम भूल जाते हैं, शायद डेवलपमेंट का इशू होगा इनका, बहुत तेजी से चाहते होंगे विकास हो। वो 10 पॉइंटर्स भी आज विपक्ष की तरफ से नहीं है कि वो किन मुद्दों पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, मोदी जी ने गैस सिलेंडर अगर दिलवाया सबको, और वो जो कि घोषित रूप से एक बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम वो रही। इनकी कौन सी स्कीम होगी? राइट टू एजुकेशन, मुझे लगता है 2004 के जब चुनाव हुए थे तो शायद राइट टू एजुकेशन आया था। मतलब पिछला जो चुनाव था जिसमें कांग्रेस जीती थी, वो राइट टू एजुकेशन के बल पर जीती थी। तो कोई ऐसा ही राइट लेकर के वो आते, कुछ तो होता। लेकिन ये सिर्फ देश की जनता को ये इतनी भोली या इतनी बेवकूफ समझते हैं कि वो ये बोलें और हम इनका चरणोदक लेकर के और राम नाम भजें। भाई क्यों है आप राजनीति में?
मुझे तो इसलिए, मैं तो कई बार ये चीज कहती हूँ रुबिका जी कि मुझे ना साफ सफाई से जो लोग होते हैं वो ज्यादा पसंद होते हैं। लोग मतलब पार्टीज की मैं बात कर रही हूँ। आपका घोषित एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपकी घोषित राजनीति क्या है बताइए तो। आप क्यों साथ आना चाह रहे हैं? भारत को जोड़ना है भाई। भारत खंडित कब हुआ? ये बात हिमंत बिस्वा शर्मा ने कही, वो सोचने वाली है ना भाई। एक ऐसे स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो पिछले कुछ ज्यादा नहीं कुछ सालों पहले इंसर्जेंसी से जूझ रहा था, वो चीफ मिनिस्टर आके कह रहे हैं कि भाई हमें तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं। और सही बात है भाई, भारत कभी खंडित हुआ ही नहीं तो उसको जोड़ने की कौन सी बात। पता नहीं कौन है इनके कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, जन भावना का संपान है इनके मन में। नहीं, इनको थोड़ा सा भी इल्म है कि मैं सापरा साहब चाहूंगी कि आप बताइए और सोमनाथ सिंह रॉय भी हमें बताएं क्या वजह है। रूबिका जी एक चीज मैं बता दूं, ये आइडिया ऑफ वन इंडिया है ना। हाँ। ये डावोस डूड्स का नहीं ये जो डावोस डूड्स हैं उनका लाया हुआ आइडिया है। ये आपके किंग्स कॉलेज लंदन में एक प्रोफेसर हैं जो अब नहीं है वहां पर काम कर रहे हैं। हाँ। ये उनका लाया हुआ कॉन्सेप्ट है। हर चीज तो चुराई हुई है इनकी। एक बौद्धिक खुद की विचारशीलता हो तो आप मुझे बताइए। आइडिया ऑफ वन इंडिया की क्या बात है भाई? आइडिया ऑफ इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा एक यूनिफाइड फोर्स है। एब्सोल्युटली ठीक है, इस पर बात हो जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।